एकदम आगे बैठिए। देखिए, अब तक आपका साम्य की प्रकृति लिखवाया गया था, और फिर आपका साम्य की उत्पत्ति एवं विकास, दो चीजें लिखवाई गई हैं। अब आगे लिखिए भाई, आपका साम्य के कुल, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। साम्य के कुल 18 सिद्धांत हैं, 18। साम्य के कुल 18 सिद्धांत हैं। साम्य के कुल 18 सिद्धांत हैं, जिनमें से जिनमें से 12 यानी कि 12 मुख्य सिद्धांत, 12 मुख्य सिद्धांत तथा 6 सहायक या गौण सिद्धांत हैं, तथा 6 सहायक या गौण, सेकेंडरी कहते हैं इंग्लिश में, गौण सिद्धांत हैं। चूंकि ये 6 सिद्धांत, चूंकि इसी में लिखिएगा, चूंकि 6 गौण सिद्धांत, चूंकि 6 गौण सिद्धांत मुख्य सिद्धांत में ही मुख्य सिद्धांत में ही किसी न किसी में समाहित है, मुख्य सिद्धांत में ही किसी न किसी में समाहित हैं। अतः अतः मुख्य रूप से अतः मुख्य रूप से 12 सिद्धांत ही मुख्य रूप से 12 सिद्धांत ही पठनीय है, यानी यही पढ़े जाते हैं, पठनीय है। जो जो निम्नलिखित है करके लिखे, जो निम्नलिखित है। पहला सिद्धांत लिखिए, यहीं पढ़ा दिया गया है। पहला पहला लिखिए, साम्य चाहने वाले को साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए। साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भाई। इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार वादी से यह अपेक्षा की जाती है कि, वादी माने जो मुकदमा करता है, प्लेंटिफ, वादी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने अधिकार की मांग करे। वह अपने अधिकार की मांग करे, लेकिन जो कुछ प्रतिवादी का है लेकिन जो कुछ प्रतिवादी का है, उसे देने के लिए
जो कुछ प्रतिवादी का है उसे देने के लिए तत्पर और तैयार रहे। तत्पर और तैयार रहे। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए इसी में। यह सिद्धांत पारस्परिकता पर आधारित है। यह सिद्धांत पारस्परिकता पर आधारित है। पारस्परिकता का मतलब यही हुआ कि अपना हक मांगिए लेकिन दूसरे का हक भी देने के लिए तत्पर और क्या रहिए। इसको अलग से लिखवाया नहीं जा रहा है, बस प्री में यही पूछ सकता है। पारस्परिकता पर आधारित है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। जर्मी बेंथम के अनुसार, ये विद्वान है, जर्मी बेंथम के अनुसार विधि का यह एक सुस्थापित नियम है कि विधि का विधि का यह एक सुस्थापित यानी स्टेब्लिश कहा जाता है, सुस्थापित नियम है कि जो वस्तु जिसकी है वह उसे दे दी जाए। जो वस्तु जिसकी है जो वस्तु जिसकी है वह उसे दे दी जाए। पैराग्राफ चेंज करके हेडिंग डालिए। इस आधार सूत्र की प्रयोज्यता, प्रयोज्यता माने एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब ये हुआ कि ये कहाँ कहाँ लागू होता है। लिखिए इस आधार सूत्र की प्रयोज्यता, ना है प्रयोज्यता तो कहाँ कहाँ लागू होता है, कोष्ट में लिख लेना आसान भाषा में। हेडिंग है, पैराग्राफ चेंज करके 1 लिखिए। पहला लिखिए व्यवस्थापन के लिए पत्नी का सामयिक अधिकार। पहला लिखिए व्यवस्थापन के लिए पत्नी का सामयिक अधिकार। व्यवस्थापन के लिए पत्नी का सामयिक अधिकार। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए इसमें। इंग्लैंड में, दो दो लाइन सबको लिखवाना पड़ेगा ना। इंग्लैंड में विवाहित स्त्रियों की संपत्ति अधिनियम, इंग्लैंड में विवाहित स्त्रियों की संपत्ति अधिनियम बनने के पूर्व बनने के पूर्व पति अपनी पत्नी की संपत्ति का हकदार होता था। पति पति अपनी पत्नी की संपत्ति का हकदार होता था। ऐसी दशा में साम्य न्यायालय ऐसी दशा में साम्य न्यायालय पति पर यह दायित्व डालते थे कि ऐसी दशा में साम्य न्यायालय पति पर यह दायित्व डालते थे कि वह पत्नी तथा बच्चों के भरण पोषण
की जिम्मेदारी ले, वह पत्नी तथा बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी ले, तब उसे संपत्ति प्राप्त होगी, माने पत्नी की संपत्ति, तब उसे संपत्ति प्राप्त होगी। आगे आकर बैठिए, इधर जगह है, इधर आ जाइए, आप इधर आइए, इधर इधर बैठे हैं तो जगह, यहाँ बैठिए दो लोग। अगला लिखिए, दूसरा लिखिए, पहला हुआ, दूसरा लिखिए भाई। अयुक्त युक्त सौदा या अनुचित सौदा, अनफेयर बार्गेनिंग। अयुक्ति युक्त सौदा, अयुक्ति, युक्ति युक्त नहीं भाई, अयुक्ति, और लगाइए, अयुक्ति युक्त सौदा, या दूसरी भाषा में इसको लिखे अनुचित सौदा, अनुचित, अनुचित सौदा, इंग्लिश में अनफेयर बार्गेनिंग, इंग्लिश में इसे कहा जाता है अनफेयर बार्गेनिंग। लिखिए आपका, ऐसे पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, ऐसे मामलों में, ऐसे मामलों में न्यायालय ऐसे सौदों को, ऐसे मामलों में न्यायालय ऐसे सौदों को अपास्त करते समय, अपास्त मतलब रद्द, ना है तो लिख लीजिएगा कोष्ट में, सेट एसाइड, अपास्त यानी कि रद्द, या इंग्लिश में सेट एसाइड, अपास्त करते समय यह देखता था कि, यह देखता था कि क्या धन तथा ब्याज लौटा दिया गया है, क्या धन तथा ब्याज लौटा दिया गया है। भारत में इस सिद्धांत को, भाई एप्लीकेशन अच्छे से तैयार रखना, धारा, भारत में इस सिद्धांत को संविदा अधिनियम की धारा 16, संविदा अधिनियम की धारा 16, 19A, कैपिटल ए लिखिएगा कामा देकर, 19A तथा 64 में, फिर एक बार सेक्शन देखिए, 16, सही नहीं आ रहा, 16, इसके बाद 19A, और तीसरा सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट का लिखवा गया 64 में समाहित किया गया है। 64 में समाहित किया गया है, जबकि संपत्ति अंतरण अधिनियम, जबकि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 60 में, 60 की धारा 60 में इस सिद्धांत को समाहित किया गया है। धारा 60 में इस सिद्धांत को समाहित किया गया है।
16 पर आपका उदाहरण भी बताया गया था गुरु और चेले का। फिर एक बार हम बता दे रहे हैं, बिहार में आपका डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया भी था। अगर कोई गुरु है चेले की इच्छा को दबा देता है और 1 लाख का घोड़ा 1 हजार में खरीदता है, तो ऐसी दशा में यदि चेला इस संविदा को रद्द कराता है तो चेले को भी साम्य का पालन करना चाहिए। यानी कि जो 1 हजार गुरु से लिया है वह क्या करे, वापस करे। ये सौदा कैसा हुआ, अनफेयर या अनुचित दबाव देकर हुआ अनुचित सौदा, तो वापस करे। इसी प्रकार बंधक में भी, गिरवी में भी ये नियम लागू होगा कि अगर बंधक किए हो जमीन, पैसा लिए हो तो अपनी जमीन पाने से पा रहे हो, तो जो उधार लिए हो उसको क्या करो, ब्याज सहित वापस करो। क्योंकि साम्य चाहने वाले को साम्य का क्या करना चाहिए, पालन। अगला लिखिए तीसरा भाई, दूसरा हो गया, अब तीसरा लिखिए। कहाँ कहाँ प्रयोज्यता लिखवाई गई, लिखिए। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन यानी कि निर्वाचन के मामले में, निर्वाचन माने चुनाव या चयन, निर्वाचन के मामले में डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन यानी कि निर्वाचन के मामले में यह सिद्धांत भाई लागू होता है। और बस शॉर्टकट में लिखिए, यह सिद्धांत, एक लाइन लिखिए केवल, यह सिद्धांत टीपीए की धारा 35 में समाहित है। 35, यह सिद्धांत टीपीए की धारा 35 में समाहित है, 35 में। अगला लिखे चौथा, बंधक मोचन के मामले में, बंधक मोचन के मामले में लिखे, पैराग्राफ चेंज करके इसमें लिखिए, बंधक मोचन की अवधि, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, बंधक मोचन की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात, बंधक मोचन की अवधि माने बंधक छुड़वाना, रिडीम कहा जाता है। बंधक मोचन की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात साम्य न्यायालय, साम्य न्यायालय उचित एवं न्यायपूर्ण, उचित एवं न्यायपूर्ण शर्तों पर, उचित एवं न्यायपूर्ण शर्तों पर मोचन की अनुमति प्रदान करते थे, मोचन की अनुमति प्रदान करते थे। यह सिद्धांत भारत में भी जोड़ते रहना है, यह सिद्धांत भारत में टीपीए की धारा 60 में समाहित है, 60, टीपीए की धारा 60 में समाहित है, 60 में। अगला लिखिए पांचवा, संविधाओं का विशिष्ट अनुपालन। इस, हाँ, पांचवा समाहित है टीपीए की धारा 60 में। पांचवा लिखिए हेडिंग भाई, संविधाओं का विशिष्ट अनुपालन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके। जो पक्षकार, जो पक्षकार संविदा के विशिष्ट अनुपालन के लिए
जो पक्षकार संविदा के विशिष्ट अनुपालन के लिए न्यायालय में वाद करता था, न्यायालय में वाद करता था, तब न्यायालय उसके पक्ष में, तब न्यायालय उसके पक्ष में तब तक निर्णय नहीं देते थे, तब तक निर्णय नहीं देते थे जब तक कि वह अपना दायित्व निभाने के लिए, जब तक कि वह अपना दायित्व निभाने के लिए तैयार न हो जाए, तैयार न हो जाए। यह नियम, यह नियम विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 9 से लेकर 25 तक में, 9 से लेकर 25 तक में समाहित हैं। अगला हेडिंग डालिए भाई, आपका छठवां, स्वत्व विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक, स्वत्व विलेखों टाइटल डीड्स कहा जाता है, या हक विलेखों, स्वत्व ना आए तो लिखिएगा हक विलेखों के, स्वत्व भी कहा जाता है, हक विलेखों के निक्षेप द्वारा, निक्षेप माने डिपॉजिट करके, जमा करके, निक्षेप ना आए तो लिख लीजिएगा डिपॉजिट यानी कि जमा करना, हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक, लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, जब कोई व्यक्ति जब कोई व्यक्ति अपने स्वामित्व के दस्तावेज को, जब कोई व्यक्ति अपने स्वामित्व के दस्तावेज को प्रतिभूति के रूप में रखकर, प्रतिभूति के रूप में रखकर ऋण या उधार लेता था, ऋण या उधार लेता था, तब साम्य न्यायालय, तब साम्य न्यायालय उसके दस्तावेज को तभी लौटाने का आदेश देते थे, उसके दस्तावेज को, हक विलेख के दस्तावेज, उसके दस्तावेज को तभी लौटाने का आदेश देते थे जब वह ऋण या उधार चुका दे, जब वह ऋण या उधार
चुका दे। देखिए भारत में यह नियम, भारत में यह नियम टीपीए की धारा, टीपीए की धारा 58F, स्मॉल एफ लिखिएगा, 58F में समाहित है। 58F, 58F, स्मॉल एफ लिखिएगा, में पोस्ट में घेर दीजिएगा एफ को, में समाहित है। उसी में है हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक। अगला लिखिए भाई आपका, अगला हेडिंग डालिए आपका 6 हुआ ना अभी, 7वां लिखिए। ये बिहार में आया था पिछली बार जो अब लिखवाया जा रहा है। लिखिए सद्भावी धारक द्वारा, सद्भावी धारक, उदाहरण बताया गया था भाई। अब सद्भावी धारक द्वारा किए गए सुधार के लिए प्रतिकर, सद्भावी धारक द्वारा किए गए सुधार के लिए प्रतिकर, कंपसेशन। लिख लीजिए टीपीए की धारा 51 में समाहित है। एक लाइन लिखिए केवल, मैंने पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, टीपीए की धारा 51 में समाहित है। अंडरलाइन करिए। बिहार में पिछली बार सेक्शन पूछा गया था कि साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए। ये टीपीए की किस धारा में समाहित है? 4 धारा दिया था, उसमें 51 एक था। अगला लिखिए 7वां के बाद 8वां, सामयिक विबंध, सामयिक विबंध नहीं, सामयिक विबंध, या इसको कहते हैं वचनात्मक विबंध। आप लिख करके लिखिए सामयिक विबंध, आप लिख करके लिखिए वचनात्मक विबंध। इंग्लिश में कहा जाता है प्राइमरी स्टापेल या इक्विटेबल स्टापेल। इक्विटेबल भी पूछा गया है, इक्विटेबल स्टापेल या प्राइमरी स्टापेल। लिखिए यह सिद्धांत, एक लाइन बस लिखना है, यह सिद्धांत संविदा अधिनियम की धारा 25 का अपवाद है। यह सिद्धांत संविदा अधिनियम की धारा 25 का अपवाद है, तथा इसी लाइन में एक और धारा जोड़नी है, तथा एविडेंस की धारा 115 में समाहित है। 115 तथा एविडेंस की धारा 115 में समाहित है। स्टापेल हेडिंग अब डालिए भाई, अगला हेडिंग, इस सिद्धांत की परिसीमाएं। ये पॉइंट वाइज नहीं, अब अलग डालना है भाई। 8 समाप्त हो गया पॉइंट, हेडिंग डालना है अलग से। इस सिद्धांत की परिसीमाएं यानी कि लिमिटेशन, दूसरी भाषा में लिख लीजिए भाई नए लोग। यह सिद्धांत निम्न मामलों में लागू नहीं होगा। इसी को दूसरी भाषा में हम लिखवा रहे हैं, यानी कि जो हमने लिखवाया कि इस सिद्धांत की परिसीमाएं, इसका मतलब यही हुआ कि इसकी कुछ लिमिटेशन है। जैसे कि आप लोग आईपीसी में पढ़ते हैं कि प्राइवेट प्रतिरक्षा की परिसीमा है,
यानी कि लिमिटेशन किस धारा में आईपीसी के दी गई है? 99। यानी कि कब प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। उसी प्रकार साम्य में जो भी सिद्धांत आएंगे, सिद्धांत के बाद उसका लिमिटेशन, लिमिटेशन का मतलब ये हुआ कि ये सिद्धांत इन मामलों में अप्लाई नहीं करेगा। तो लिखिए, लिखिए, एक लाइन बना लीजिए नए लोग, तब भाई लिखवा जाए। यह सिद्धांत निम्न मामलों में लागू नहीं होगा। फर्स्ट लिखिए अब इसमें, फर्स्ट, जब कोई वाद विधिक अधिकार के, फर्स्ट में लिखिएगा, जब कोई वाद विधिक अधिकार के प्रवर्तन हेतु, जब कोई वाद विधिक अधिकार के प्रवर्तन हेतु दायर किया गया हो, दायर किया गया हो, सेकंड लिखिए, जब वाद की विषय वस्तु, जब वाद की विषय वस्तु साम्य पर आधारित न हो, यानी साम्य से उसका कुछ मतलब ही ना हो, यानी कि उसका एरिया साम्य से क्या हो, बाहर, तब कोई मतलब नहीं है। साम्य की विषय वस्तु न हो। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अभी भारत में थोड़ा एप्लीकेशन लिखवाना, लिखिए भारतीय विधियों में, हेडिंग डाल लीजिए अलग, फिर हेडिंग डालना है, दो परिसीमाएं थी समाप्त हो गई, अब अलग से हेडिंग डाल लीजिए, भारतीय विधियों में इस सिद्धांत को, भारतीय विधियों में इस सिद्धांत को निम्नलिखित स्थानों पर, निम्नलिखित स्थानों पर प्रश्रय दिया गया है, प्रश्रय दिया गया है। देखिए ऊपर कुछ धाराएं लिखवाई गई हैं, फिर भी एक जगह आपको हम अलग से भी एकत्र करवा दे रहे हैं। एक है कानून की धाराएं, वहीं याद करके जानी है। लिखिए पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट में लिखिए संविदा अधिनियम की धाराएं, संविदा अधिनियम, लिखिए आपका 19, यानी कि 19, धारा 19, कामा दीजिए 19A, कैपिटल ए लिखिएगा 19A। इसके बाद 64, शून्यकरण संविदा शून्य होती है तो वापसी होगी। इसके बाद 65, इनकी संविधान नियम में इतनी धारा याद करके जाएंगे। अगला लिखे पैराग्राफ चेंज करके टीपीए, टीपीए में अब कहाँ कहाँ है, टीपीए में लिखिए सेक्शन 35, ऊपर भी लिखवाया गया है निर्वाचन का सिद्धांत, लिखिए सेक्शन 35, फिर 51, टीपीए में लिखवाया जा रहा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, आपका 35, फिर 51, फिर आपका 60, यानी कि धारा 60, धारा 60। इसके बाद 132, ये क्वेश्चन अब आ सकता है अगला, 132 अंडरलाइन कर लीजिए, आपका पीछे लिखवाया नहीं गया था, लेकिन इसमें भी साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए का सिद्धांत शुद्ध रूप से समाहित है।
अब टीपीए में चूंकि 51 आ ही चुका है, 35 भी कई बार पॉपुलर है, तो अब कहाँ से पूछेगा? जो चांस है 132 से। अगला लिखिए भाई, टीपीए हो गया। इसके बाद लिखिए आपका एविडेंस, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 115 पहले भी लिखवा गया था। सेक्शन 115 115 में ये सिद्धांत समाहित है। अगला लिखिए, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, शॉर्टकट में एसआरए कहा जाता है, एसआरए, या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। लिखिए, एसआरए की धारा 30 और 33 में, 30 और 33 में, 30 और 33 में मुख्य रूप से यह सिद्धांत समाहित है। 30-33 पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, भारतीय न्यास अधिनियम 1882, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा 62 एवं 87, 62 और 87, दो धाराएं लिखिएगा, 62 और 87 में, 62 और 87 में यह सिद्धांत समाहित है। एक आपका बच गया सीपीसी, वो भी लिखे, हो सकता है पूछ ही ले। लिखे भाई पैराग्राफ चेंज करके, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, यानी कि हिंदी में सिविल प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 48, सीपीसी शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, सीपीसी की धारा 48, कामा दीजिए, आदेश 8 नियम 6, आदेश 8 नियम 6, ऑर्डर 8 रूल 6 तथा आदेश 20 नियम 19 का उपनियम 3, आदेश आदेश 20 नियम 19 का उपनियम 3, ऐसे लिखेगा। ऑर्डर 20 रूल 19 का क्लाज कौन सा है? 3। पिछली बार यूपीजे में ये क्वेश्चन आया था, ये जो हम लिखवाए पिछली बार, ये यूपीजे में सीपीसी में भी आया भी था कि आपका आदेश 20 का, नियम 19 का उपनियम 3, इसमें आपका सामयिक मुजराई दिया गया है, इक्विटेबल, शुद्ध रूप से, माने इक्विटी पर शुद्ध रूप से कहे तो यही आधारित है। सामयिक मुजराई पोस्ट में लिख लीजिए आगे, तो थोड़ा अलग से जो पूछा गया था, आदेश 20 नियम 19 का उपनियम 3 में स्पष्ट रूप से लिखे सामयिक मुजराई, उसी में आगे पोस्ट में लिख लेना है, या इक्विटेबल सेटअप। सामयिक मुजराई किस कहाँ दी गई है, ये क्वेश्चन आया था। अगला लिखिए, ये सिद्धांत भी समाप्त हो गया। दूसरा सिद्धांत लिखिए, कल पढ़ाया भी गया था, थोड़ा बहुत कल लेक्चर दिया जाएगा, लिखवा ही दिया जाए। लिखिए भाई, अगला दूसरा सिद्धांत अब लिखिए, पहला समाप्त हो गया, दूसरा लिखिए, साम्य किसी अपकृत्य को, हेडिंग डाल लीजिए, दूसरा सिद्धांत अब लिखवाया जा रहा है, साम्य किसी अपकृत्य को उपचार विहीन नहीं रहने देगा,
साम्य किसी अपकृत्य को उपचार विहीन नहीं रहने देगा। देखिए इंग्लिश वर्जन भी बताना है, एक बार इंग्लिश वर्जन भी हम बता देते हैं। इक्विटी विल नॉट सफर ए रॉन्ग टू बी विदाउट ए रेमेडी, यानी कि इक्विटी विल नॉट सफर ए रॉन्ग टू बी विदाउट ए रेमेडी, यानी कि अपकृत साम्य किसी भी गलत कार्य को रेमेडी के बिना नहीं रहने देगा। अगर कहीं रेमेडी नहीं है तो इक्विटी आपका नियम से बाहर जाकर भी क्या प्रदान कर देगा, रेमेडी। और इसकी अभी हमने आपका केवल भूमिका बांधी थी, और भूमिका हमने अपकृत विधि के तहत उठाया था। तो इसमें लिख लीजिए, फिर आपका लेक्चर कल दिया जाएगा, क्योंकि भाई 10 मिनट बचा है तो अब 10 मिनट में समाप्त नहीं होगा। तो कल 2 सिद्धांत समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सिद्धांत छोटा ही है। तो अब जो सिद्धांत आएंगे थोड़ा छोटे छोटे आएंगे। सबसे बड़ा जो सिद्धांत था वो साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना। इसके बाद एक एक पेज 1.5 पेज के आएंगे। तो प्रयास यही करना है कि शनिवार तक समाप्त हो जाए, तो चूंकि भाई आपका सोमवार से नया सब्जेक्ट एक लगाया जाए। देखिए भाई पहले सीपीसी लगानी पड़ेगी, टीपीए के बाद कॉन्टेक्ट लगाएंगे, क्योंकि सीपीसी में ही दिक्कत है लोगों को, कॉन्टेक्ट में कुछ न पढ़े हो तब भी जे में कर ले जाएंगे। तो आपका सोमवार से हम सीपीसी प्रयास करते हैं पूरी तरह लग जाए, क्योंकि भाई आपका रेगुलर बैच में चलेगी। तो रेगुलर बैच में चलेगी तो उसमें मान के चलिए कम से कम 1.5 माह लगेगा, और यूपीजे का एग्जाम भी 1.5 माह बाद ही होगा, मैंने फरवरी लास्ट तक। तो इधर एक चलता रहे, 2 सब्जेक्ट रेगुलर और एक क्रैश कोर्स में लगा देंगे। जैसे ही वैकेंसी आएगी एक क्रैश कोर्स में एक चलेगा और 2 रेगुलर। वो क्रैश कोर्स आपका 11 बजे के बाद ही चलेगा भाई। 2 सब्जेक्ट आराम से चलाने हैं, एक सब्जेक्ट स्पीड में। अब स्पीड में जो चलेगा समझ में आए ना आए भाई, नए लोग न पढ़े, मैंने जिनको न देना हो निकल जाएंगे, नहीं तो कहेंगे कि कुछ समझ में नहीं आया। तो आपका ये भी समस्या रहती है। तो लिखिए आगे भाई आपका, क्योंकि एक बार रिवीजन भी जरूरी है, भले ही 8 दिन रिवीजन करिए, वो जो आप रिवीजन करेंगे वही दिमाग में बैठा रहेगा। लिखिए भाई इसको, लिखिए साम्य का, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, साम्य का यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। साम्य का यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसके अनुसार, जिसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति के पास, यदि किसी व्यक्ति के पास कोई अधिकार है, यदि किसी व्यक्ति के पास कोई अधिकार है तथा उसका उल्लंघन होता हो, तथा उसका उल्लंघन होता हो, तब ऐसी दशा में, तब ऐसी दशा में उसे हर हाल में उपचार मिलना चाहिए। तब ऐसी दशा में उसे हर हाल में उपचार मिलना चाहिए, क्योंकि, क्योंकि अधिकार और उपचार एक साथ चलते हैं, क्योंकि अधिकार और उपचार एक साथ चलते हैं।
उपचार के बिना अधिकार की बात सोचना व्यर्थ है। उपचार के बिना, उपचार के बिना अधिकार की बात सोचना व्यर्थ है, क्योंकि सुक्ति यह है कि, ये बिहार में पूछा गया है तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सुक्ति यह है कि जहां अधिकार है वहां उपचार है। जहां अधिकार है वहां उपचार है। इसको इंग्लिश में कहते हैं यूबी जस आईबी रेमेडियम। यूबी जस आईबी रेमेडियम। अब देखिए क्वेश्चन बिहार का कैसे बना है कि जहां उपचार है वहां अधिकार है। यह यह आपका सुक्ति किस मैक्सिम में समाहित है? तो आपका जवाब रहेगा कि साम्य किसी अपकृत को उपचार विहीन नहीं रहने देगी, इसी में समाहित है। फिर पूछ लेगा आपका कि साम्य किसी अपकृत को उपचार विहीन नहीं रहने देगी, इसका मतलब क्या हुआ? तो दे देगा दो ऑप्शन, चार ऑप्शन। जहां उपचार है वहां अधिकार है, और जहां अधिकार है वहां उपचार है। तो इसी में भ्रम न खाइए, स्पष्ट रूप से मारिए कि जहां आपका अधिकार है वहां क्या है? उपचार। ये सिद्धांत है। ये लिखिए, इसमें इतिहास लिखवाना पड़ेगा भाई। लिखिए प्रारंभिक कॉमन लॉ में, पैराग्राफ चेंज करके अब लिखिएगा। प्रारंभिक कॉमन लॉ। कॉमन लॉ न समझ में आए तो लिख लीजिए इंग्लैंड की परंपरागत विधि। भाई न है तो पोस्ट में लिख लेना है प्रारंभिक कॉमन लॉ। कॉमन लॉ मतलब कि इंग्लैंड की सामान्य विधि, यानी कि जो रूढ़ियों, प्रथाओं और अभिसमयों पर आधारित है, उसको कॉमन लॉ कहा जाता है। लिखिए भाई इसमें प्रारंभिक कॉमन लॉ में अधिकारों को महत्व न देकर, अधिकारों को महत्व न देकर उपचार को महत्व दिया जाता था। उपचार को महत्व दिया जाता था। किसी दोषपूर्ण कार्य के मामले में, किसी दोषपूर्ण कार्य के मामले में वादी तभी वादी तभी सफल होता था, वादी तभी सफल होता था जब उसके लिए उसके लिए लेखी उपलब्ध होती थी। लेखी, रिट या कबूतर खाना। लेखी, भाई लीगल भाषा में लिखवाया जा रहा है। लेखी यानी कि रिट, या पोस्ट में लिख लीजिएगा कबूतर खाने में आपका उपचार। लेखी इसको कहते हैं, लेखी उपलब्ध होती थी। लेकिन लेकिन इंग्लैंड के न्यायालयों ने धीरे धीरे, लेकिन इंग्लैंड के न्यायालयों ने धीरे धीरे इस नियम में बदलाव लाया। इस नियम में बदलाव लाया।
तथा प्रत्येक दोषपूर्ण कार्य के लिए उपचार प्रदान करना प्रारंभ कर दिया तथा प्रत्येक दोषपूर्ण कार्य के लिए माने अपकृत के लिए। दोषपूर्ण कार्य मतलब यहाँ क्या, गलत कार्य। अपकृत माने वही हुआ दुष्कृत या गलत कार्य। प्रत्येक दोषपूर्ण कार्य के लिए उपचार प्रदान करना प्रारंभ कर दिया। केस लिखिए, एसबी बनाम व्हाइट। पैराग्राफ चेंज करके केस लिखिए, एसबी बनाम व्हाइट 1703 का केस है, 1703। एसबी बनाम व्हाइट, एसबी बनाम व्हाइट 1703, 1703। ये आ चुका है क्वेश्चन बिहार में भी। न्यायाधीश का नाम लिखिए, जज या न्यायाधीश होल्ट, ओ आधा लॉट होल्ट। ये भी बिहार में जे में पूछा गया क्वेश्चन। लिखे पैराग्राफ चेंज करके। फिर एक बार देखिए भाई, एसबी वर्सेज व्हाइट का केस है 1703 का और जज का नाम है होल्ट। लिखिए इसमें पैराग्राफ चेंज कर लिखिए, सर्वप्रथम प्रथम इस वाद में, सर्वप्रथम इस वाद में यह निर्णय दिया गया कि, सर्वप्रथम इस वाद में यह निर्णय दिया गया कि जब विधि के अंतर्गत, जब विधि के अंतर्गत, जब विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को कोई अधिकार प्रदान किया गया है, कोई अधिकार प्रदान किया गया है, तो उसे सुरक्षित रखने, तो उसे सुरक्षित रखने एवं उसके उपभोग, एवं उसके उपभोग में बाधा पैदा किए जाने, उपभोग में बाधा अवरोध, उपभोग में बाधा पैदा किए जाने पर उसके विरुद्ध, पर उसके विरुद्ध उपचार प्रदान किया जाना भी, उपचार प्रदान किया जाना भी आवश्यक है, आवश्यक है। क्योंकि, क्योंकि उपचार के बिना अधिकार की बात करना, उपचार के बिना अधिकार की बात करना व्यर्थ होगा, व्यर्थ होगा, यानी उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। और आगे पढ़ाते समय अभी डिटेल में आपका बताना भी है।
यह आपका आर्टिकल 32 इस विषय पर सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। अनुच्छेद 32, जहाँ की आपका मूल अधिकार है तो उसके लिए उपचार की व्यवस्था की गई है। तो भाई रेस्ट 15 मिनट ले लीजिए, तब